एआई आने के बाद आईटी प्रोफेशनल्स का जॉब कितने खतरे में है? मुझे ऐसा लगता है कि जिन आईटी प्रोफेशनल को एआई यूज करना नहीं आता उनका जॉब खतरे में हो सकता है। नॉट कंपलसरी कि हो ही जाएगा। लेकिन जिनको एआई यूज करना आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया, यहाँ पर आए, आपको क्या लगा कि हाँ जो चीज बताया गया था वैसे ही चल रहा है या फिर कुछ अलग हो रहा था? मुझे भी ये लगा था जब तक मैं पेमेंट नहीं करती, मतलब आपको पे आउट नहीं होता, तब तक आप मुझे बोलेंगे ये प्रॉमिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको जॉब लगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 3 महीने का नॉर्मली जर्नी होता है, राइट ना? सो 3 महीने में कितना टाइम हर रोज देना पड़ता है प्रैक्टिकली इस चीज को डेवलप करने की? प्लेसमेंट के बाद आपको किसी ने कनेक्ट किया था कि मुझे आपको 1 सैलरी देना है, 2 सैलरी देना है, सैलरी से इतना माइनस करना मतलब होगा, ऐसा कुछ किसी ने कुछ कम्युनिकेट किया था आपको? मतलब आपकी टीम से? हाँ राइट, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो कभी आप जब इंटरव्यू दे रहे थे तो कभी ये क्वेश्चन फेस करना पड़ा था कि आप मैथ्स में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अपने क्लोज किया तो आईटी में क्यों जा रहे हो? ये क्वेश्चन कभी आया था आपको इस तरह से? पहले 2-3 इंटरव्यू में तो कंपलसरी पूछा ही गया था क्या अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में है तो आपने टीचिंग क्यों नहीं की, या फिर वो डोमेन में आपने क्यों वर्क नहीं ढूंढा, आप आईटी में क्यों? तो मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे इंटरेस्ट है। करियर गाइडेंस और लाइक एक्सपर्ट के पास से जो करियर रिलेटेड आपको गाइडेंस देते हैं उनका एडवाइस लेना सही है, गलत है, क्या है? कहते हैं ना, सपना वो नहीं होता है जो आप सोते हुए देखो, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। और सपना देखने के लिए शहर मैटर नहीं करता कि आप छोटे से शहर से हो, बड़े से शहर से हो, सपना सपना होता है। और साथ में अगर मिल जाए किसी का सपोर्ट तो शायद उसकी मजा कुछ और ही होता है। आज हमारे साथ में है प्रीति मैम जो है एक छोटे से शहर से आते हैं, महाराष्ट्र के सातारा से। उन्होंने ग्रेजुएशन क्लोज किया था मैथमेटिक्स में, मैथ्स में पढ़ाई करके उन्होंने सोचा मुझे आईटी में जाना है एंड वो ज्वाइन किया डीबीएस के प्लेटफॉर्म में। आज सक्सेसफुली आईटी में जॉब करो, वो भी एक बड़े एमएनसी में। उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे इस पॉडकास्ट में, सुनेंगे उसकी स्ट्रगलिंग वाला पार्ट, कैसे उन्होंने अपनी करियर को नॉन आईटी से आईटी में लेके आए, क्यों वो डीबीएस के ऊपर भरोसा किया, ये सारी चीज के ऊपर, प्लस डीबीएस का सपोर्ट उनके लिए कैसा रहा इस करियर ट्रांजिशंस के दौरान पे, ये सारी चीज डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। एंड आपको मिलेगा वो इंसाइट शायद आप इतने दिन से जो वेट कर रहे थे कि नॉन आईटी से आईटी में जाना पॉसिबल है नहीं है, डीबीएस का सपोर्ट कैसा रहेगा, ये जो तरह तरीके के जो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में चल रहा था वो सारी चीज एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, सो डोंट मिस इट आउट। सो प्रीति मैम, थैंक यू सो मच टू बी हियर एंड आई बिलीव सो आप आज आईटी में हो, तो आज हमारा ऑडियंस जो है ना आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हो, किस तरीके से अपने डीबीएस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हुए थे। सो मोस्ट वेलकम इन डीबीएस आईटी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। तो मैं सातारा से हूँ, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे शहर सातारा से हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में कंप्लीट करने के बाद सातारा में एक स्टार्टअप था, वहीं पे एक जॉब कर रही थी क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो टायर 3 सिटी है तो पैकेज उतना बड़ा मिलता नहीं है। और उसके बाद मुझे जब मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पर 2019 से मैं देख रही हूँ डीबीएस आईटी का एड। तो उस एड के थ्रू मैंने आपको 2-3 बार कनेक्ट किया था कि आपका मतलब ये क्या है ट्रांजिशन नॉन आईटी से आईटी में, ये क्या प्रोसेस है, क्या सिखाते हैं, क्या टेक्निकल मतलब एजुकेशन आप ऐसा देते हैं कि नॉन आईटी से आईटी में ट्रांजिशन हो सकता है। तो पहले तो थोड़ा सा डर था कि शायद कुछ मतलब गलत ना हो जाए, स्कैम या फ्रॉड ना हो जाए, एकदम ओपनली बोल सकते हैं। या मतलब वो था डर, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के साथ पहले भी हो चुका था। उनको कमिटमेंट मिली थी कि आपको जॉब लगा देंगे, लेकिन क्लास होने के बाद 1-2 साल वो घर पे ही बैठे थे, उनको ना इंटरव्यू की कॉल आई ना उनको जॉब लगा। तो वो डर था मुझे। लेकिन एक दो बार मैंने आपका सेशन अटेंड किया और उसके बाद मैंने आपसे पर्सनली कॉल पर भी बात की कि सर मुझे ऐसा ऐसा डर है,
मैंने आपको ओपनली बताया था कि मुझे ऐसा डर है कि ऐसा मतलब पैसा तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, सारा तो मुझे घर में देना पड़ता है। तो आपकी जो फीस है तो मैं अपने अपने ही पेमेंट सैलरी में से से आपको दूंगी, देना पड़ेगा, सैलरी राइट। से दूंगी। तो मुझे घर पर बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा ऐसा सीख रही हूँ, तो उसका मुझे बैकफायर ना हो जाए। यस। सो मैंने आपसे बात की थी, तो मुझे आपने अश्योरेंस दिया था कि ऐसे ऐसे होता है, आप हमारे लेक्चर्स करो, हमारे ट्रेनर्स से बात करो, ये सब फिर प्रोसेस आगे हुई और फिर मेरा क्लास कंप्लीट हो गया। तो 2019 में आपने वीडियो देखा एंड आई बिलीव सो 2023-24 में जाकर आपने ज्वाइन 2024 किया। में। तो बीच बीच में ये सारे आप जो वीडियोस वगैरह आते थे वो आप देखते थे, राइट ना? हाँ, मुझे कंटिन्यू एड्स आते थे, लेकिन मतलब इंस्टाग्राम पर अगर आपने एक बार या दो बार भी देख लिया कंटिन्यू, तो आपको वो कंटिन्यूअसली आपके फीड में कंटिन्यूअसली आता एड्स रहता आते रहते, तो Yes. मुझे फीड्स में आता रहता था। Okay. तो मैं सोचती थी कि अब लगाऊंगी, आगे लगाऊंगी, 2 महीने, चलो 2 महीने बाद लगाते हैं, 6 महीने बाद लगाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि मैं स्टार्टअप में काम कर रही थी, तो वहां पर वर्क प्रेशर, थोड़ा वर्कलोड और प्रेशर दोनों भी ज्यादा थे। और जो स्टार्टअप में आप थे उस टाइम पे आपका सैलरी वगैरह कितना होता था वहाँ पर? वहां पर मुझे सातारा में 1.8 LPA का था इन Okay. हैंड। तो उसमें तो कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी नहीं था, पीएफ वगैरह कुछ नहीं, इन हैंड उतना ही मिलता था। लेकिन मैंने सोचा कि होम टाउन है, चलो घर से काम कर लेते हैं, तो इसलिए कर लिया था मैंने। Okay. तो मैं सोच रही थी कि पैकेज तो बढ़ना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना पड़ता, Absolutely. क्योंकि अभी हमारे घर में प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी जॉब करती है, तो उसको भी बैकअप चाहिए कुछ तो, और मैं अगर घर की बड़ी बेटी हूँ तो मेरा उसको बैकअप कुछ तो चाहिए। सो मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये इतने में तो नहीं हो सकता, यस, राइट। तो मुझे ज्यादा चाहिए। और फिर मैंने तब आपका ऐड देखा था, तो चलो मतलब देखते हैं करके, एक बार Okay. भरोसा रख के देखते हैं। मतलब मैंने 2-3 बार आपसे बात की थी, उसके बाद सोचा कि देखते हैं करके, कुछ नहीं होता, ज्यादा Okay. कुछ तो होगा नहीं, ऐसा। फिर अच्छा, मैंने ज्वाइन किया। और एक चीज बेटा, आपने मैथ्स की पढ़ाई किया था। हाँ। और आईटी में जाना था, इंटरेस्ट तो आ ही गया था, राइट ना? सो ये जो फेयर फैक्टर होता है ना कि मैंने मैथ्स की पढ़ाई किया, जो कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन है। आप अगर बीसीए भी किए होते तो फिर थोड़ा बहुत आइडिया होता था, चलो आईटी में यही होता है। जहां पर जीरो मतलब नॉलेज है रिगार्डिंग आईटी एंड ऑल, फिर आप इस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होते हो या फिर आप आईटी के बारे में सोचते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आईटी में पैसा अच्छा है इसके लिए। आज ये जो ऑडियंस वीडियो देख रहा है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि आईटी का मतलब कोडिंग है क्या? बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, आईटी आईटी मींस कोडिंग। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, ये तो बहुत मतलब मिसकंसेप्शन है। आईटी मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं होता, कोडिंग इज पार्ट ऑफ आईटी। मतलब पूरा आईटी कोडिंग पे Coding में डिपेंड नहीं। नहीं रहता, नॉन Okay. कोडर्स भी रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी कोडिंग में तो काम नहीं करती। अच्छा। मैं, आपने जैसे हमको टेक्निकल बैकग्राउंड में नॉलेज दिया था एसक्यूएल और सर्विस नाउ, उसमें तो कोडिंग कुछ नहीं लगती कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आईटी मतलब कोडिंग ही आपको सीखना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि हमको ये कोडिंग सीखना ही पड़ेगा अगर आईटी में जाना है, अच्छा पेमेंट लेना है, तो वो सब मिसकंसेप्शन है। मतलब कोई अगर बच्चा बीए बीकॉम एमकॉम के भी पढ़ाई किया है, बीटेक का भी पढ़ाई है, वो भी बच्चा आईटी के बारे में सोच सकता है और आईटी में जा भी सकता है। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं अगर उनका स्किल सेट अच्छा है। जैसे हम, आपने हमको दिया क्लासेस में स्किल सेट, अगर उनका वो भी अच्छा है तो वो भी आईटी में जा सकते हैं। उसमें इट इज नॉट कि आपको कोडिंग आनी ही चाहिए, कंपल्शन तो कोई नहीं है। आपका अगर स्किल सेट है पर्टिकुलर डोमेन में, हाँ, पर्टिकुलर डोमेन में स्किल सेट है, तो आप आईटी में बिल्कुल जा सकते हैं और वो सैलरी भी उस हाई पैकेज में ले सकते हैं। तो कभी आप जब इंटरव्यू दे रहे थे तो कभी ये क्वेश्चन फेस करना पड़ा था कि आप मैथ्स में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अपने क्लोज किया तो आईटी में क्यों जा रहे हो, ये क्वेश्चन कभी आया था आपको इस तरह से? हाँ, मुझे पहले 2-3 इंटरव्यू में तो कंपलसरी पूछा ही गया था कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में है तो आपने टीचिंग क्यों नहीं की, या फिर वो डोमेन में आपने क्यों वर्क नहीं ढूंढा, आप आईटी में क्यों। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे इंटरेस्ट है। ऐसा तो उनको नहीं बोल सकते इंटरव्यू में कि मुझे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, राइट, एब्सोल्युटली। तो मैंने उनको, और मुझे इंटरेस्ट था ही, लेकिन मुझे भी यही मिसकंसेप्शन था पहले कि मुझे कोडिंग सीखना ही पड़ेगा। लेकिन तब मैंने आपकी जो एड देखी तब मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि इसमें तो कोडिंग का कोई पार्ट है नहीं। जब मैंने आपका सिलेबस देखा, ब्रोशर में देखा था, तो इसमें कोडिंग का कोई पार्ट है नहीं, तो मैंने करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। क्योंकि अगर मैथ्स में फॉर्मूला है तो इसमें थोड़ा मतलब
हो सकता है थोड़ा कमी बहुत हो बहुत सकता है, कैलकुलेशंस हाँ हो सकता है हो nothing सकता है, तो उतना तो हम कर सकते हम्म, हैं ऐसे। सो इसलिए मैंने स्विच करने की सोची कि मैथ्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईटी में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली कोई भी इंस्टीट्यूट को आप देखोगे, जब कोई हम लोग लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं या फिर 1-to-1 में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, दे डू प्रॉमिस लॉट ऑफ थिंग्स, राइट ना, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, शायद आपके दोस्त के साथ भी वही हो रहा था। एंड जब आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया, यहाँ पर आए, आपको क्या क्या लगा कि हाँ जो चीज बताया गया था वैसे ही चल रहा है या फिर कुछ अलग हो रहा था? नहीं, मतलब मुझे भी ये लगा था कि जब तक मैं पेमेंट नहीं करती, मतलब आपको पे आउट नहीं होता, तब तक आप मुझे बोलेंगे ये प्रॉमिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको जॉब लगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आप हमारा जब 1-to-1 सेशन हुआ था फर्स्ट 2 टाइम, तब आपने जो जो बताया था कि ऐसे मॉर्निंग सेशन होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं, इवनिंग सेशन में होते हैं, या फिर आपका पीटी Project, सेशन yes, होता है, right. या फिर कम्युनिकेशन का भी न्यू चालू किया है। Yes, right. आपको जो कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशन लगता है उसमें, तो वो सब एक्चुअल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नाम के लिए बताया नाम गया है, के लिए काम के लिए बता रहे, नहीं। ऐसा नहीं है। जितनी फीस आपसे लेते हैं उससे ज्यादा आपको देते हैं, ऐसा मुझे मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है। चलो, थैंक यू सो क्योंकि मच। अगर आप ट्रेनर की भी बात करें तो हमारे मतलब सर थे बंकट सर, वो ऐसे सिखाते हैं कि अगर आप मतलब आपको कुछ भी नहीं आता आईटी में, मतलब आपका टेक्निकल को कुछ भी नहीं पता, तो भी आपको वो सिखा देते हैं, और वो भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही, उनको ज्यादा वक्त नहीं लगता है कन्वे करने में। तो वो एक प्लस पॉइंट था। और मेरा ये मिसकंसेप्शन था कि कुछ फ्रॉड ना हो जाए, वो पहले 2-3 सेशन में ही चला पूरी चला गया। यस। थैंक यू सो मच। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है बेटा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट कनेक्ट हुए हैं जो ऑलरेडी दूसरी जगह से कहीं पे तैयारी किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वहां से वो सारी चीज नहीं मिला। देन आफ्टर दैट ही कनेक्टेड विद अस, एंड देन आफ्टर दैट वो शायद परसेप्शंस ब्रेक हुआ, बिकॉज एक बार कह सकते हैं ना, ट्रस्ट खत्म हो गया ना, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि भाई वो सारी चीज दोबारा होगा नहीं होगा, या फिर यहाँ पर भी वही चीज नहीं होगा, इसकी क्या एश्योरिटी है, राइट ना, ये चीज है। तो ये जो प्रोग्राम क्या है, 3 महीने का नॉर्मली जर्नी होता है, राइट ना। सो 3 महीने में कितना टाइम हर रोज देना पड़ता है प्रैक्टिकली इस चीज को डेवलप करने के लिए? अगर आपका सेशन मतलब जो आपके क्लासेस है उस वो टाइम छोड़ के अगर आपके पास है 1-2 घंटे प्रैक्टिस के लिए, मतलब सेल्फ असेसमेंट के लिए, तो आपको 1-2 घंटे रोज के मतलब अगर 3 महीने का आपका क्लास चल रहा है तो 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा 1-2 घंटे के हिसाब से। अगर आप जब कम एडेप्टेबल है तो 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लग जाएंगे, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। नहीं लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि 3 महीने का आपका क्लास है तो 3 महीने के बाद आपका पूरा ही मतलब जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर 3 महीने के बाद भी अगर सर को आप कनेक्ट करते हैं, सर मुझे ये इशू आ रहा है क्या हो, तो वो आपको मतलब ऐसा नहीं बोलते कि आपका क्लास खत्म हो गया तो हमारा कोई बातचीत नहीं हो सकती, ऐसे नहीं बोलते। वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, तब भी जब आप उनको पूछते हो तब वो आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आपके मतलब ट्रेनर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक वो आपको वो समझाते रहते हैं। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है मतलब ट्रेनर्स का आज तक। ये जो हम लोग टैगलाइन यूज करते हैं ना हमारे यहाँ पर, अनकंडीशनल सपोर्ट अनटिल और अनलेस यू आर नॉट गेटिंग अ प्लेसमेंट, तो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये हम लोग बिलीव करते हैं। यहाँ पर जैसे तुमने बताया, आने ऑडियंस को सुनना चाहिए, सपोर्ट एज इट इज वैसा ही मिलता है जैसे यहाँ पर डिस्कशंस हो रहा है। मतलब अगर आपका सेशन खत्म हो गया उसके बाद आपको सपोर्ट चाहिए, यू कैन जस्ट सिंपली कनेक्ट विथ माई टीम एंड उनसे बात करो। उनको नेक्स्ट बैच के लिए अगर आपको एक्सेस चाहिए, यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर सपोर्ट वर्टिकल जो है, जो आप जब कॉल करते हो किसी से बात करने, मोनिका है, सोनाली है, दिस ऑल ऑफ द पीपल सिंस दे आर वर्किंग सिंस लॉन्ग टाइम, तो कभी ऐसा हुआ कि वो लोग कॉल नहीं रिस्पॉन्ड करते, अच्छा मैडम अभी अभी बात नहीं होगा, बाद में देखते हैं, अभी लेट नाइट फोन कर रहे हो, ऐसा कुछ कहा नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी? पूरी टीम पूरी सपोर्टिव है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको निग्लेक्ट करेंगे, ये तो कभी नहीं हुआ। मतलब जब तक अभी तक मैंने जब भी कॉल किया है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे निग्लेक्ट किया है या फिर कट किया है, ऐसा तो कभी ऐसा नहीं कुछ हुआ। भी नहीं? फुल सपोर्ट ऐसा कुछ है रूडली बिहेव वगैरह? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई भी नहीं, ना ट्रेनर ना फिर सपोर्ट टीम। कोई भी रूडली तो नहीं बात करते। तो दिन में 2-2 बार मॉक इंटरव्यूज होता है, एक मॉर्निंग में होता है, एक बार इवनिंग में होता है।
होता है। तो ऐसा कुछ होता है कि अरे इवनिंग का सेशन नहीं हो रहा, चलो आज नहीं होगा, 2 दिन के बाद होगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं, कंटिन्यू सेशन रहते हैं, मतलब कैंडिडेट्स के टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो मॉर्निंग इवनिंग सेशन रहते हैं। तो सर तो कंटिन्यू लेते हैं अनलेस अनटिल कि कोई अर्जेंसी ना हो। वो भी वो उसके लिए मतलब अपोलोजाइज प्री अपडेट करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, और वो कैंडिडेट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से रीअरेंज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते, आज नहीं हुआ तो छोड़ देते, ऐसे नहीं होता। अच्छा, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपका तो प्लेसमेंट हो चुका है, और भी काफी सारे क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, लेकिन प्लेसमेंट हो गया है, प्लेसमेंट के बाद आपको किसी ने कनेक्ट किया था कि मुझे आपको 1 सैलरी देना है, 2 सैलरी देना है, सैलरी से इतना माइनस करना, मतलब होगा ऐसा कुछ किसी ने कुछ कम्युनिकेट किया था आपको? मतलब टीम, आपकी टीम से? हाँ, राइट, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। जो मतलब फीस थी क्लासेस की, एक बार जो पे हुई, उसके बाद तो कोई पेमेंट का हिडन कॉस्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पॉइंट बी नोटेड डियर। अगर आप भी सोच रहे हो ना कि यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, प्लेसमेंट होने के दौरान पे ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लेसमेंट होगा, चलो अभी 1 सैलरी 2 सैलरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो हिडन फीस, रिपीट करके दे रहा हूँ, नो हिडन फीस। जो भी है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, जो आप मेरे टीम के साथ डिस्कशन करते हो। अच्छा, प्लेसमेंट का सपोर्ट कैसा रहा बेटा यहाँ पर? वो भी फुल सपोर्ट था। मतलब अगर आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो निशांत सर वो समझा के भी देते थे कि ऐसा ऐसा प्रिपेयर करो, ये टेक्निकल टर्म इसमें यूज होता है, आपको ये बताना पड़ेगा। और उसका भी प्रिपरेशन, मतलब मॉक इंटरव्यू के सेशन होते हैं कि आपको इंटरव्यू ऐसे ऐसे लिए जाते हैं, आपको इंटरव्यू में ऐसे आंसर करने हैं। तो वो भी बहुत मतलब फुल सपोर्ट था, और उसका बहुत तो यूज हुआ मुझे। मतलब अगर इंटरव्यू कोई मैं दे रही हूँ तो उसमें भी मुझे मतलब यूजफुल था वो थिंग। अब हमारे जो मॉक सेशन होते हैं वो बहुत यूजफुल थे मुझे इंटरव्यू में, मतलब एक्चुअल इंटरव्यू में। मतलब आप अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लाइव इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू सेशन में जब दोबारा आ रहे हो, वहां पर आपको पूरी तरह से उसकी बात किया जाता था, क्या क्या आपने बताया है, कहाँ पर गलती हुआ है, उसका करेक्शंस कहाँ पर करना है, राइट ना? तो ये सारी चीजें। अच्छा, अभी ना मार्केट में बहुत एक बबल क्रिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एआई। एआई को लेकर बहुत बबल है। लोग नॉर्मली ये सोचते हैं एआई आया कि नहीं, नौकरी अभी जाने वाला है, और स्पेशली आईटी का नौकरी सबसे पहले में जाने वाला है। आइडियली एआई भी जनरेट कर रहा है कौन? आईटी वाले एआई को डेवलप कर रहे हैं। मतलब आईटी का नौकरी, एक्चुअली देखा जाए आईटी का नौकरी जॉब खतरे में नहीं है, बिकॉज एआई डेवलपमेंट आईटी वाले ही कर रहे हैं, एंड एआई को सपोर्ट देने के लिए भी आईटी सपोर्ट वाले ही चाहिए। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, नॉन आईटी का जो नॉन स्किल्ड जॉब प्रोफाइल है वो खतरे में आ सकता है, मेरा मानना है। तो आपको क्या लगता है, बिकॉज आप तो आईटी में ही काम कर रहे हो, एआई आने के बाद आईटी प्रोफेशनल्स का जॉब कितने खतरे में है? एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि जिन आईटी प्रोफेशनल को एआई यूज करना नहीं आता उनका जॉब खतरे में हो सकता है, नॉट कंपलसरी कि हो ही जाएगा। लेकिन जिनको एआई यूज करना आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और एआई तो इसलिए ही आया है ना कि आपको वो मदद हो सके, अगर आप बेटर प्रोडक्टिविटी, हाँ, एक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, वो टाइम फ्रेम में आपका कम हो सके, एक आधा टास्क आप कर रहे हैं, अगर आपको आर लग रहा है उसमें पहले, अगर ह्यूमन माइंड से, तो एआई इसलिए है कि उसको आप 30 मिनट्स में या फिर 15 मिनट्स में कर सके। तो वो तो आप ही करेंगे ना, तो एआई खुद से थोड़ी करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। राइट, एब्सोल्युटली बेटा। ये चीज ना मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि एआई को ऑपरेट करने के लिए भी इंसान की ही जरूरत पड़ता है। वही तो मेन पॉइंट है। राइट, एब्सोल्युटली। तो अगर आप एआई को लेके कंसर्न्ड हो, आपको लगता है, तो पहला चीज, एआई आपका नौकरी नहीं लेने वाला है। अभी इन्फोसिस का जो एजीएम है, मिस्टर नंदन, आई बिलीव सो, ही वाज टॉकिंग इन द अबाउट एआई एंड ऑल। उन्होंने एकदम स्पेसिफिक मैसेज दिया था कि एआई ह्यूमन स्किल सेट को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई का आप अगर यूज करना अगर आपको आता है, यू कैन बी लाइक मच मोर बेटर प्रोडक्टिविटी आप डिलीवर कर सकते हो। तो एआई सीखो, नो डाउट। ये ऐसा तो है नहीं कि वो एलियंस ने यहाँ पर आके भेजा होगा, दूसरी दुनिया से नहीं आया। हाँ, वही तो बात है कि एआई को क्रिएट ही ह्यूमन माइंड ने किया है। और एआई जो होता है, मतलब जनरेट होता है, वो पास्ट डेटा भी ह्यूमन जो पास्ट डेटा रहता है उस पर ही जनरेट होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो
खुद का दिमाग यूज करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। उसके पीछे ह्यूमन माइंड्स लगते ही है। लगती है। तो ऐसा नहीं है कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस Replace कर करेगा। देगा, ये तो मतलब Possible है। मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली ये कैसा है ना, जैसे पहली बार जब कंप्यूटर लॉन्च हो रहा था दुनिया हाँ। में, उस टाइम पे लोगों को लग रहा था अभी हमारा नौकरी जाने वाले हैं। हाँ। हम लोग टेक्नोलॉजी का ना, कोई भी चीज जब सर्टेन चेंजेस आता है हमारे सोसाइटी में, उसका एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। सो बिकॉज ऑफ दैट, बट इसका अगर पॉजिटिव साइड आप देखोगे, इसमें आपकी लाइफ और आसान होगा। हाँ। तो ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए। AI इज नॉट गोइंग टू टेक ऑफ योर जॉब, AI इज गोइंग टू जनरेट मच मोर जॉब, एंड आपका स्किल सेट अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली यू कैन डिमांड समथिंग बेटर, मतलब आपका पे स्किल्स के बारे में आप अच्छा खासा डिमांड कर सकते हो। नाउ आप एक छोटे शहर से जब तैयारी कर रहे थे, आपके आजू बाजू वाले में बहुत सारे लोग होते, फ्रेंड्स, फैमिली, आपने कभी उनके साथ डिस्कस किए कर रहे थे कि मुझे IT में जाना है, ऐसा कुछ कभी डिस्कशन किए थे? हाँ, मैंने मतलब जो हमारे स्टडी ग्रुप रहते हैं उसमें बोला था कि मेरे जो फ्रेंड्स है मोस्ट ऑफ वो टीचर्स की तैयारी कर रहे थे, मतलब TET, MSc वो प्रोफेसर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। और मैंने बोला कि मुझे ये नहीं करना, टीचिंग मुझे नहीं करना, मुझे डेस्क वर्क करना या लैपटॉप पर काम करना है, मैं कोडिंग करूंगी या फिर IT में जाऊंगी, मुझे IT में जाना। तो बोल रहे थे कि फिर मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ाई की है नॉल। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैथ्स में पढ़ने के बाद ये नहीं सीख सकते, सीखने पर है, आपके सीखने पर है, आप जो सीखते हैं उसमें आप काम कर सकते हो। तो मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है, अगर मैंने MSc मैथमेटिक्स की है तो मैं टीचिंग कर सकती हूँ एज अ बैकअप प्लान, लेकिन मुझे जाना तो IT में ही था। हाँ, ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछा बेटा पता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं ना, हम लोग जब कभी कभी किसी से डिस्कशंस करते हैं कि मुझे ये यहाँ पर करना है, स्पेसिफिक जहाँ पर आपने पढ़ाई कुछ अलग डोमेन में किया, काम कुछ अलग करना है, तो यहाँ पर जितना एनकरेजमेंट मिलना चाहिए उससे ज्यादा डिस्करेज किया जाता है। तो ये आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा था, बिकॉज हमारे ऑडियंस क्या करते हैं यहाँ पर, काफी सारे कैंडिडेट से जब मैं बात करता हूँ, जैसे लाइक सर मैंने अपनी दोस्त से पूछा था कि IT में जा सकते हो क्या, उसने बोला ना नहीं जा सकते। तो IT में कैसे जा सकते, BCMC वाले को नौकरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो तुझे कैसे मिलेगा। नाउ यू आर द लाइफ एग्जांपल कि जिसने मैथ्स की पढ़ाई किया IT में जाके जॉब कर रहे हैं। तो आपने भी जो डिस्कशंस वगैरह कर रहे थे आपके सर्टेन ग्रुप्स के साथ, वहां से आपको भी ऐसे कुछ डिस्करेज वगैरह किया जा रहा था क्या? हाँ, डिस्करेजमेंट मतलब ये मिसकंसेप्शन सब में रहता है कि अगर आपको IT में जाना है तो आपको IT की डिग्री लेनी पड़ेगी, तो उनको ही नहीं जॉब मिल रही तो आपको कैसे मिलेगी, जैसे आपने अभी कहा। तो मैंने बोला ठीक है ना, ट्राई करने में क्या ही प्रॉब्लम है। राइट। हाँ, तो इनकरेज कम लोग करते हैं और डिस्करेज ज्यादा लोग करते हैं। और मतलब ये भी हो सकता है कि उनको भी उसकी कोई नॉलेज ना हो। तो मैंने भी बताया कि ऐसे से हो सकता है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैंने खुद ने बहुत सारे लोगों को बताया जिनका मतलब IT का बैकग्राउंड नहीं है, PCM से या फिर BTech जिन्होंने नहीं किया है और जो जाना चाहते हैं, तो मैंने खुद ने 2-3 मतलब अभी एडमिशंस करवाए हैं कि आप जाके देखो, अच्छा क्लास है, आपको मतलब करियर स्विच हो जाएगा ऐसे। थैंक यू सो मच, बिकॉज ये जो चीज अभी कुछ दिन पहले आई बिलीव सो 2-1 बच्चे से मैं बात करते ये सेट सर मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने बोला यार नॉन IT से IT में कैसे जा सकता है तू, बिकॉज हम लोग तो नॉन IT से आते हैं। तो उनको मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपके दोस्त को पता होता था वो सबसे पहले वही चला जाता था। उसको पता नहीं, बिकॉज ऑफ दैट ही इज सेइंग इट कि नहीं जा सकते, राइट ना। लेकिन आज ये जो चीज है ना, करियर बनाते कैसे ना, यहाँ पर करियर बनाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि करियर गाइडेंस और लाइक एक्सपर्ट के पास से जो करियर रिलेटेड आपको गाइडेंस देते हैं, उनका एडवाइस लेना सही है गलत है क्या है? सही है क्यों, और जरूरी भी है एक्चुअली। मतलब अगर जैसे आपने ही कहा था कि अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस चीज में एक्सपर्ट है, उनको नॉलेज है उस बात में। अगर आपको उनको पता है कि क्या होने पर क्या दवाई दी जा सकती है, एब्सोल्युटली। तो वही रोल है ना काउंसलर का या फिर एक्सपर्ट का कि आप आपने अगर नहीं भी की है IT की डिग्री तो भी आप IT में जा सकते हैं। अगर उनको नॉलेज है तो वो शेयर करते हैं। यस राइट। और आपको नहीं है तो आपको नॉलेज गेन ही करना चाहिए ना, तो आपको वो पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, उन साथ ही कनेक्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो वो भी मैटर करता है कि आपको गाइड कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है।
एब्सोल्युटली। पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट है तो ही आपको उसका कोई फायदा होगा, या अगर आपको आईटी में जाना है और आप नॉन टेक्निकल पर्सन से गाइडेंस लेंगे तो उसका भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर उस बंदे को नॉलेज ही नहीं है तो आपको वो कैसे गाइडेंस दे सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से मतलब किससे नॉलेज ले रहे हो, किससे और क्या नॉलेज ले रहे हो। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी अगर मैं बात करूं जिसने कॉर्पोरेट में कभी काम ही नहीं किया है, वो अगर आपको कॉर्पोरेट के रिलेटेड अगर नॉलेज दे रहा है या ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान शायद वर्बली हो सकता है, प्रैक्टिकली कभी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक टीचिंग मेथड में हमारे जो प्रोसेस है ना, यहाँ पर आता है दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट्स। हमारे पास कोई ट्रेनर या टीचर नहीं है, ये तो शायद आपको पता है। बिकॉज जो भी लोग आपको सिखाते हैं, जितने भी नाम इंस्टीट्यूट में हम लोग लेते हैं, ये सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो एक टीचर के साथ कंपैरिजन करके आप अगर इनकी जजमेंट करोगे तो ये आपके लिए क्या एडवांटेज दिया है जो आपको सिखा रहे थे जो लोग? अगर वो खुद काम कर रहे हैं उस डोमेन में तो उनको नॉलेज ज्यादा ही होगी टीचर से। थियोरेटिकली तो आप नहीं बेस मतलब नॉलेज गेन कर सकते, आपको प्रैक्टिकल उसका यूज पता होना चाहिए। अगर उस इंसान को पता है प्रैक्टिकल नॉलेज तो वही आपको दे सकता है ना, और तभी आपको उसका कुछ फायदा हो सकता है। प्रैक्टिकल सिर्फ थ्योरी का आपको कोई मतलब फायदा तो नहीं हो सकता। फायदा नहीं हो सकता है। थ्योरेटिकल नॉलेज में शायद आप डेफिनेशन बता सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। राइट। और आईटी में वो इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ही पर तो चल रहा है आईटी सेक्टर पूरा। इवन कोडिंग हो नॉन कोडिंग हो, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ही चल रहा है सब। तो वो तो इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जिसको नॉलेज है, जिसने ऑलरेडी काम किया है आईटी में, अगर वो आपको सिखा रहा है तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप रिलेवेंट नॉलेज ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको सिर्फ थियरी सिखाएगा या ऐसा कुछ। एब्सोल्युटली। बिकॉज अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ना डियर, जिस तरीके से हम लोगों ने तैयार किया है, ये सारी चीजें वर्किंग बेस के ऊपर, हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जितने भी लोग हैं सारे लोग वर्किंग लेवल पे ही काम करते हैं। अभी तो और एक प्रोग्राम इन किया हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस पार्टनर प्रोग्राम। ये क्या होता है, आपने लाइव सेशन ज्वाइन किया, वहां पर भी क्वेश्चन आंसरिंग होता है। स्टिल आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस दौरान पे अगर आपको कोई चैलेंजेस है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस पार्टनर प्रोग्राम हम लोगों ने दिया है। वहां पर एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो आपको गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, आपको प्रॉपरली। एंड इसके पीछे के रीजंस बताता हूँ, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने कुछ चीज नोटिस किया था। कुछ बच्चे ना नेगेटिव बच्चे होते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत है जिसके साथ मैं बैठ के प्रैक्टिस करूँ, और ये सारी चीज ऑनलाइन होता है। एंड आपने किसी को देखा ही नहीं है, राइट ना, फिजिकली तो कभी देखा ही नहीं है, ना मिले हो, तो ऑनलाइन बात करते हैं। अच्छा, फोन पे बात कर ले, अच्छा चलो हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, यहाँ पर जाकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस की जगह में कुछ और ही डिस्कशंस ऑन हो गया। सारे नेगेटिव कल्चर, नेगेटिव थॉट को लेके बैठ गए। तो मुझे लगा ना एक सर्टेन टाइम पे कुछ एक अच्छे बच्चे ना उनकी संगत में आके बर्बाद हो रहे हैं। तो उससे बेटर है कि हम लोग ही ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे जहां पर वो खुद आके प्रैक्टिकली नॉलेज लें, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें, उसी रिलेटेड टॉपिक में बात करें। वो कहावत है ना बेटा, एक सड़ा हुआ चीज जो है ना पूरी टोकरी को बर्बाद कर सकता है, वैसा वाला चीज हो गया। तो उनको बचाने के चक्कर में हम लोगों ने इनिशिएटिव ले, नहीं अब ये बंद होना चाहिए। अभी तुम्हें अगर प्रैक्टिस करना है बेटा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। और इसका फायदा हमें मिला। करीबन 4-5 बच्चे, ऐसा बच्चे तो जो एक नेगेटिव जोन में गया था। अभी रिसेंटली एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था, आयुष। ही सेड इट वेरी कैटेगरिकली, सर मैं भी उस ग्रुप का एक पार्ट बन चुका था, लेकिन आपने जैसे ही दूसरा ग्रुप क्रिएट किया और वहां पर जाकर मैसेज दिया कि इस नेगेटिव कल्चर के चक्कर में कुछ अच्छे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो मैंने अपने आप को वहां से डिस्कनेक्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और आज वो बच्चा आईटी में, और उसका करियर गैप था करीबन 2 साल का। तो 2 साल का करियर गैप होने के बावजूद उसने 2 कंपनी में जाके इंटरव्यू क्रैक किया। अभी हैदराबाद की एक कंपनी में, पहले पुणे में पोस्टिंग हुआ था, उसके बाद हैदराबाद की कंपनी में गया, अच्छा खासा पैकेज में गया। सो इनको बचाने के लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। तो अच्छा, ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है? अगर कोई भी कॉर्पोरेट में अगर जॉब कर रहा है, मैं नॉन आईटी टू आईटी रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप भी कॉर्पोरेट में काम करते हो, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे जगह में ऐसा टॉक्सिक कल्चर होता है, सब नेगेटिव जोन में आ जाता है, कुछ कुछ ग्रुप क्रिएट होता है। आप अगर उस ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो आपको साइड भी कर दिया जाता है, राइट ना, आपसे बात नहीं करते। तो इससे बच के रहने का क्या मेडिसिन हो सकता है?
उसका मतलब क्या प्रॉब्लम है ना कि मतलब फॉर्चुनेटली मेरा बैकग्राउंड जो है, मुझे ऐसा है कि अगर मैरिज के बाद जैसे मेरा हस्बैंड हुए तो वो पूरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और मैं भी उन पर डिपेंडेंट रह सकती हूँ, इतना इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर जॉब करूँ, मुझे जरूरत ही है मतलब करने की। मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। राइट, ये मेरी मतलब एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है। और जिनको ये नहीं मिल रहा ना प्लस पॉइंट, मतलब उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है या फिर बैकअप नहीं है, तो उन पर ज्यादा ये होता है, असर गिरता है। मतलब उन पर प्रेशर भी ज्यादा आता है। और अगर वर्क मतलब कंपनी में आपके पता चल गया ना कि आप इतने वीक जोन में हो या फिर आपको कोई बैकअप नहीं है, तो फिर वो उस चीज का फायदा उठाता है। और मेरे केस में ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब मैंने तो मैनेजर को पहले ही बोल दिया था कि मेरा ऐसा ऐसा हस्बैंड, मतलब उनको पता ही था इंटरव्यू में, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि व्हाट वाज योर हस्बैंड डूइंग। सो मैंने उनको बता दिया था कि ही इज वर्किंग वेरी वेल इन कंपनी, तो ऐसा ऐसा उनका पैकेज है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने की जरूरत है, लेकिन शादी से पहले तो मुझे थी। वो एक प्लस पॉइंट था कि उस कंपनी में इतना पॉलिटिक्स नहीं था। वो एक प्लस पॉइंट था क्योंकि स्टार्टअप था, वर्कलोड था, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स और ये जो टॉक्सिक कल्चर है वो नहीं था। और इस कंपनी में जब मैं ज्वाइन हुई थी, मतलब अभी जो दूसरी टीम है, मैं पहले टीम में थी, तो पहले टीम में वो मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आया कि ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पर टॉक्सिक कल्चर है। तो मैंने ये बता दिया उनको जाके कि ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब करना ही है। अगर आपको ये लगता है कि आप मतलब मुझे प्रेशराइज करके अननेसेसरी प्रेशर मैं हैंडल नहीं करूंगी, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरी कंपनी देख लूंगी, दूसरे जहाँ पर टॉक्सिक कल्चर नहीं है वहां पर चली जाऊंगी। तो फॉर्चुनेटली दूसरे टीम मैनेज के साथ मेरे जो रिलेशंस थे जरा अच्छे थे और उनका वर्क फ्रॉम होम का प्रोसेस था, तो उन्होंने मुझे पुश कर लिया उनके प्रोसेस में, इसलिए मुझे छोड़ना नहीं। तो मैं दूसरी कंपनी में देखने के लिए तैयार थी और वैसे भी ये मेरे साथ मतलब ये अच्छा हुआ कि पहला मुझे जो पैकेज था 1.8 का, और उसके बाद मैंने जब इन्फोसिस में ज्वाइन किया तो मुझे डबल पैकेज मिल गया, मतलब 100% मुझे हाइक मिल गई। तो उनका मुझे पहला क्वेश्चन यही था कि हम लास्ट सैलरी पे 25-30% हाइक देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैंने अगर 3 राउंड आपके क्लियर किए हैं तो मुझ में कुछ तो पोटेंशियल होगा, तो उसके बाद ही मैं इस राउंड तक आई हूँ। अगर आपको नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ तो आप मुझे बेशक ना ले, अगर मैं उस लायक हूँ तो मैं कम पैकेज में काम नहीं कर सकती। मैंने उनको ये मतलब बोल दिया। और उनका ये पॉइंट था कि अगर आपने पहले इस पैकेज पे किया है तो आप क्यों नहीं कर सकती। मैंने उनको डिफरेंस समझाया कि टियर 3 सिटी में एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, राइट। अगर मैं टियर 2 या टियर 1 सिटी में मूव हो रही हूँ तो मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बेयर मिनिमम मांग रही हूँ, उससे तो कम मैं नहीं कर सकती। उससे मतलब ठीक है ज्यादा मुझे ना दे बेशक, लेकिन बेयर मिनिमम तो मैं डिजर्व करती हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसा हमारा हुआ था एचआर मतलब निगोशिएशन राउंड। और ये भी मुझे आइडिया जो हमारे निशांत सर है उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा ऐसा बोलो उनको। वाव। मतलब मुझे डर लगता था कि कैसे पैकेज निकालिए ना दे, तो निशांत सर ने मुझे आइडिया दी कि आप ऐसा बोल दो, उनको जरूरत होती है कैंडिडेट्स की, नहीं होती तो ऐसा, अगर उनको पोटेंशियल दिखता है तो वो ले लेते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैंने भी उन पर भरोसा किया और आंसर दे दिया, तो लकीली होपफुली हो गया, मतलब हाँ। तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में 2 चीज मैम ने बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी दिया। पहला पार्ट, बीइंग एज अ फीमेल और मेल कोई भी हो, लक्ष्मण रेखा कितना दूर पे आने के बाद खींच देना चाहिए ये पता हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कमजोरी अगर किसी को पता चल जाए बेटा, तो आपका मिसयूज होने वाला है। वहां पर आपको प्रेशर करेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे। इसके लिए वो लक्ष्मण रेखा खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, पहला चीज। दूसरा, पैकेज नेगोशिएशन। कभी कभी क्या हो जाता है ना, हमें इस बात की डर रहता है कि अगर मैंने ज्यादा मांग लिया तो फिर शायद मेरा सिलेक्शन ही ना हो। लेकिन यहाँ पर आई रियली अप्रिशिएट निशांत सर, उन्होंने जिस तरीके से गाइडेंस दिया
कि वो मोर देन 100% पैकेज को डिमांड किया जा सकता है, उसका प्रॉपरली मेंटरशिप आपको मिला। आई एम रियली, आई विल से थैंक यू टू निशांत सर। मैं आज कॉल करने वाला हूँ। यस, मैंने भी उनको कॉल किया था। जैसे मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ, मैंने निशांत सर को कॉल किया था कि जो आपने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे आप निगोशिएट करो, मैंने सेम वही किया। और उन्होंने मुझे, जब मुझे एक्सेप्ट मतलब ऑफर लेटर आया था, तो मैंने निशांत सर को भेजा था, देखिए मैंने ये वाला मेरा पहला वाला था और ये आज का है, थैंक्स टू यू, मतलब मेरे को ये इतना हाइक मिल गया। वो भी 1 साल करियर, मेरा एक से 1.5 साल का करियर गैप था। मतलब बीच में जब मेरा मैरिज वगैरह हुआ था, वो शिफ्टिंग वगैरह में मेरा 1-1.5 साल गया था, लेकिन तब मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्क करती थी, तो उसका तो कोई प्रूफ नहीं रहता हमारे पास, सैलरी स्लिप नहीं रहते, कुछ नहीं रहता, तो वो हम कंपनी को नहीं दिखा सकते, तो वो पूरा नल कर देते, वो पूरा टाइम ही, मतलब वो गैप पे पकड़ लेते हैं। तो वो 1.5 साल का मेरा गैप था, फिर भी मुझे ये हाइक मिला, तो वो हेड्स ऑफ है निशांत सर को कि उन्होंने मुझे ये निगोशिएशन सिखा दिया। ओके, मतलब 1 साल का करियर गैप भी था साथ में। हाँ। तो 1 साल के करियर गैप होने के बावजूद आपने रीस्टार्ट किया अपनी करियर को। हाँ। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन आता है, सर मेरा 2 साल का करियर गैप हो गया। बेस्ट एग्जांपल आयुष, अभी अभी स्विच किया है, 2 साल का करियर गैप था, उसको जॉब मिल गया। ये मैम हमारे सामने है जिनको 1 साल का करियर गैप था, शी गॉट द जॉब। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करियर गैप अगर है तो शायद वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, लेकिन नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए, राइट ना? आपने शायद वही चीज इंटरव्यू में प्रूफ करके देखा है कि मेरा करियर गैप तो था, नॉलेज गैप नहीं था। वो आपने प्रूफ किया, उसके बेस के ऊपर अपने पैकेज नेगोशिएट भी किए, राइट? सो नाउ कुछ क्वेश्चन हम लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में जाके पूछेंगे, वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग राइट नाउ, बिकॉज एज ए फीमेल आपको पता है बेटा कि आगे का जर्नी कैसा रहेगा, क्या होगा लाइफ में, काफी सारी चीज रहता है, राइट ना? तो आज से आप अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जर्नी ऑन कर चुके हो, बिकॉज आज एक तो आपके हस्बैंड के सपोर्ट है, दैट इज रियली अप्रिशिएटेड, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट है कि आपके पास फाइनेंशियली जो अभी अमाउंट आ रहा है उसको अपने एक ब्रेकअप मोड लेके आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, राइट ना? तो मैं, अगर मेरी सैलरी आ रही है तो मैं उसका 50 मतलब हाफ सैलरी में पूरी इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे घर में कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, सो इसलिए मैं डाल देती हूँ। लेकिन कुछ औरतों का रहता है ना कि फैमिली का लोड उन पर रहता है, तो उनको देना पड़ता है घर में, जैसे मैं पहले करती थी। तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती थी, ये जो जब मुझे जॉब लगा है पिछले साल, तो ये जॉब लगने के बाद 2-3 महीने में मैं वो सीख के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके अभी पोर्टफोलियो बिल्डिंग हुआ मेरा, मतलब मिड कैप और निफ्टी 50 टॉप 10 में। वो मेरा एक मतलब हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और दोनों का एक ही है, और उनका भी पोर्टफोलियो वही मैनेज करते हैं और मेरा भी वही करते हैं। तो दोनों का हमारा, मतलब मेरा अगर 45,000 सैलरी है तो 20,000 में इन्वेस्ट करती हूँ, और उनका अगर 1,20,000 है तो वो 15,000 वो करते हैं और 25 मैं करती हूँ, ऐसा होता है। क्योंकि पूरा घर का जो बर्डन है वो उन पर है, तो उनका परसेंटेज थोड़ा लो है और मेरे पर कुछ मतलब है नहीं बर्डन, तो मेरा परसेंटेज जरा हाई है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे आपको सैलरी कम हो चाहे ज्यादा हो, उसमें से कुछ परसेंट आपको बाजू में निकालने चाहिए खुद के लिए, मतलब खुद के फ्यूचर के लिए, आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन वो आप खुद से ले सको, इसके लिए। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी का पति उसको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं होता। कुछ सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, कुछ घर में प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको किसी के मतलब सामने हाथ ना फैलाने पड़े, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। तो आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइजर का एडवाइस भी लिया है और उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो डिजाइन भी किया, राइट ना? सो व्यूअर्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज ना होना कोई बुरी बात नहीं बेटा, हर एक चीज में हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है लाइफ में, लेकिन मार्केट में तो एक्सपर्ट है ही, राइट ना? 4 एडवाइजर को सामने खड़ा कर दो, उनके पास एडवाइस लो, बेस्ट आपको जो लगता है उस हिसाब से आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्ट कर सकते हो, प्रॉपरली प्लान करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो, जो मैम ने बताया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ और एक चीज है कि ये जो करियर का जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग होना भी साथ में बहुत जरूरी है, राइट ना? कि आज आप, जैसे आपने स्टार्टिंग में जब शायद आपके साथ डिस्कशन हो रहा था, यू सेड कि पहले तो मैंने ऐसी जगह में जॉब किया था, 6 महीना एज इंटर्नशिप काम कर रहा था, सैलरी नहीं था, जस्ट मुझे नॉलेज के लिए काम करने के लिए मौका मिल गया था, दैट्स
दैट्स इट। देन आफ्टर दैट आपको शायद 7,500 के हिसाब से अर्निंग मिला। देन आफ्टर दैट वो पहुंचा जाके 18,000 में, वो भी 2 साल में जाके पहुंचा, राइट। तो स्टार्टिंग में जब करियर की स्टार्ट होता है तो कोई भी बंदे को क्या फोकस करके करना चाहिए, मनी या नॉलेज? मुझे तो लगता है कि नॉलेज Knowledge. नॉलेज फोकस करने चाहिए, लेकिन मनी भी उतना उतना ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। अनलेस अंटिल आपका मतलब कोई ये नहीं है, मजबूरी नहीं है। अगर मजबूरी नहीं आपकी है, मजबूरी नहीं है अनलेस अंटिल, तो आपको कम पैसे में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मानना है। मैंने भी उस टाइम वही किया था। मुझे नॉलेज चाहिए था क्योंकि मैं आईटी से थी नहीं, तो मुझे ये था कि मैं प्रोडक्शन में काम करूँ, देखूँ कि कैसे होता है। इसलिए मैंने 6 महीने बिना पैसे के काम किया, नॉलेज गेन करने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे इंटर्नशिप दी, पेड इंटर्नशिप दी, जो थी 3-4 हजार की। ठीक है, मैंने कहा कि एटलीस्ट काम करने को मिले, कि लाइव प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पेरोल पे लिया इंटर्नशिप होने के बाद। तो 2 साल में 5,000 से 18,500 तक तो मैं आ गई। तो मैंने कहा अगर इतना पोटेंशियल हमारे में है तो क्यों ना बाहर जाए। मतलब अगर हम टियर 3 में इतना कमा सकते हैं घर बैठ के, तो बाहर जाके तो मतलब हो ही सकता है। Yes, right. और तब मुझे ये लगा कि हाँ, हो तो सकता है, लेकिन गाइडेंस की तो जरूरत है। क्या करना है, कैसे करना है, ये तो मालूम होना चाहिए। मतलब एक्सपर्ट की हमें एडवाइस तो लेनी पड़ती है। तो तब मैंने आपको रीच आउट किया था। वेरी गुड। अभी लास्ट वीक में आई बिलीव सो मेरा एक शूट हुआ है मुंबई में, एक बंदे से मिला था, उसका नाम है तेजेश। उसके साथ एक पॉडकास्ट शूट है बना। विद इन 5 to 7 years उसके करियर स्टार्ट होता था, आई बिलीव सो आज नहीं 7,500 की सैलरी था, सॉरी 7,500 की सैलरी से स्टार्ट हुआ था। आफ्टर 6 to 7 years डाउन द लाइन उसका पैकेज है 40 LPA, जिसके साथ मेरा एक पॉडकास्ट शूट हुआ। ही सेड कि सर करियर में आगे बढ़ने के लिए ना एक जुनून होना चाहिए, वो एक मैडनेस होता है, पागलपंती होता है, तब जाके वो करियर बनता है। तो मैं आपके सामने ही हूँ। तो मैंने विद इन 6 or 7 years में मैं 40 LPA तक पहुंचा हूँ। एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग एज ए AGM। ठीक है, तो उसके साथ एक डिटेल पॉडकास्ट आया। तो वो जो चीज उसने बताया ना, करियर बनाने के लिए, करियर बनता नहीं, बनाना पड़ता है। मतलब मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, आपके हाथ में करियर है या फिर आप, मतलब करियर के हाथ में आप हो। अगर आप करियर के हाथ में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके हाथ में अगर करियर है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैम ने जो जो चीज बताया है अपने करियर को लेके, कि कैसे उन्होंने सोचा था कि नॉन IT से IT में जाना है, कैसे उन्होंने सोचा था कि फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे मिलेगा, उसके ऊपर प्लानिंग किया था टियर 3 लेवल ऑफ सिटीज में बैठ के। सपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ में गाइडेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मैम को मिला है। एंड आई बिलीव सो इससे उनको फायदा ही मिला है। yes. तो आप अपने करियर को अभी आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए क्या क्या चीज करने वाले हो? तो अभी तो मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसा तो नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन और चाहिए नॉलेज स्किल सेट। तो अभी मैं मेरा मतलब जैसे बैकग्राउंड है पाइथन और डेटा साइंस में, स्टार्टअप में मैंने उसी में काम किया था। तो मैं उसको जरा ब्रश अप कर रही हूँ अपने स्किल्स को। नए नए कोर्स जो भी मुझे मिल रहा है, मतलब जो स्टैनफोर्ड के आते हैं अभी कोर्सेस $99 में आते हैं, तो मैं उसके लिए सेव कर रही हूँ। और वो होने के बाद 1-2 असेसमेंट, मतलब क्लाउड का जो एक है, मतलब मुझे आते 3 साल में मुझे मैनेजमेंट लेवल तक जाना है। अगर आज मेरा पैकेज 4 लाख का है, तो मुझे मैक्स टू मैक्स 15 लाख तक 3-4 साल में पहुंचना ही है। और प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है, हो सकता है, मुझे पता है हो सकता है, क्योंकि मैंने किया है ऑलरेडी, आपके साथ मिलकर ही किया है। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको भी पूछ लेती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं आपको कांटेक्ट कर लेती हूँ। और अभी मेरा जो मैं अभी वो जो वर्किंग हूँ, तो मुझे वहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि मुझे इंटरनल भी मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं सीखने के। जो मुझे सर्टिफिकेशंस है और जो कुछ है मुझे नॉलेज चाहिए, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। पर उसका एक मतलब बैकलॉग है कि वो मुझे बाहर नहीं, मतलब दिखा नहीं सकती कि मैं ऐसे सर्टिफिकेशन किए है। वो सिर्फ इंटरनल यूज के लिए ही है। तो वहां से नॉलेज तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे ये करना है कि मैं जैसे मुझे अगर 16-17 लाख तक पहुंचना है, तो उतना मुझे स्किल सेट डेवलप भी करना पड़ेगा। मतलब जो मेरे पास है
तो वो थोड़ा ब्रशअप करके उस पर थोड़ा कमांड लेके थोड़ा आगे मतलब प्रोजेक्ट एक दो बना के जो जो रियल वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं, तो वो सब मेरा ये प्लानिंग है कि एक दो प्रोजेक्ट में खुद बनाऊं, उनका टेस्टिंग में खुद करूं। जो मैं मतलब इंटरव्यूअर अगर मुझे पूछे कि आप आपके पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, तो आप कैसे हमको हम आपको हायर क्यों करें, तो उनको मैं ये दिखा सकूं मैंने ये किया है। अगर आप इसको अभी प्रोडक्शन में डालते हैं तो आपको आउटपुट जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं अभी मतलब तैयारी ट्राई कर रहे हो। हाँ। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तैयारी करो, बिकॉज अभी तो जस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ ये तो जस्ट स्टार्ट है। इसके बाद तो पिक्चर अभी बाकी है बेटा, बहुत कुछ करना है लाइफ में, एंड करो, आगे बढ़ो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आखिरी क्वेश्चन है, डीबीएस के ऊपर अगर कोई ऑडियंस ये वीडियो देख रहा है, कितना ट्रस्ट कर सकता है? मैं तो कहूंगी कि 100% कर सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको रीच आउट करने के लिए ऑप्शंस नहीं है। आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको जब तक 100% ट्रस्ट नहीं होता तब तक आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको जब तक ट्रस्ट नहीं होता तब तक आप पेमेंट ना भी करो तो भी चलता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको अश्योरेंस दे सकती हूँ कि जो बताते हैं, जो आपको अश्योर किया गया है वो सब डिलीवर होता है। मतलब लेक्चर्स वगैरह आपको सब समझ में आएगा ही, ऐसा तो नहीं है नहीं आएगा। अगर नहीं भी आता है तो जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको सपोर्ट भी मिलता है। मतलब जो ये कहते हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट वो एक्चुअल में होता है। और जो भी 1-to-1 सेशन में आप बताते हो ये चीजें हम दे रहे हैं, तो वो सिर्फ बातें नहीं है, वो एक्चुअल में डिलीवर होती है। स्टूडेंट्स जॉब लग भी रहे हैं स्टूडेंट्स जॉब को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही है या फिर क्लासेस हो रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिल रहा है और आपको वो अप्लाई करने के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको इंटरव्यूज भी मिल रहे हैं। आपको सिर्फ करना है खुद से और कुछ नहीं। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है और सिर्फ खुद का टाइम निकाल के मतलब पूरी शिद्दत से करना है। जो भी आपको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी आपको दे रहे हैं वो यूज करने के लिए वो प्रैक्टिस करना है और वो सिर्फ अप्लाई करना है तो हो जाता है। सो प्रीति बेटा एक बात बताओ, जैसे आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे नॉन आईटी से आईटी में जाने के लिए, उस दौरान पे नॉर्मली कितने इंटरव्यू फेस किए थे आपने? मैंने मिनिमम 15 इंटरव्यू फेस किए थे। 15 इंटरव्यू? हाँ 15 इंटरव्यू। और मोस्टली मुझे रिजेक्शन मिले थे 10-11 इंटरव्यूज में। 2-3 कंपनीज में मैं शॉर्टलिस्ट हो गई और उसमें से एक इन्फोसिस था और बाकी के 2 थे वो इस कॉम्पिटिटर ही थे इन्फोसिस के। लेकिन उनका पैकेज कम था। मतलब वो निगोशिएशन राउंड में मान ही नहीं रहे थे। मतलब 3-4 1-2 कंपनी में 4 राउंड हुए थे और इन्फोसिस में 5 हुए थे। वो एक्सेंट वगैरह चेक करते हैं, HR राउंड होता है, निगोशिएशन राउंड होता है और फिर एक में आपका जो नॉलेज है, जो आपका डोमेन का नॉलेज है वो चेक करते हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजर, HR और एक्सेंट का वर्सेंट का एक रहता है, सैट रहता है सैट, और एक निगोशिएशन राउंड। ऐसे 5 राउंड इन्फोसिस में हुए थे। ओके। तो जो करीबन 15 इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें 10-11 इंटरव्यू में रिजेक्शंस हो रहा था, तो उस टाइम पे आपने आपको कैसे मॉड्यूल कर रहे थे, कैसे तैयारी करते हैं? यार फ्रस्ट्रेशंस होता है कभी कभी, यार मेरा हो ही नहीं रहा है, हर इंटरव्यू हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। हाँ। और कितना ऐसा। सॉरी। तो मैं क्या करती थी, हर इंटरव्यू रिजेक्शन के बाद निशान सर से बात कर रही थी कि सर ये भी नहीं हुआ, सर ये भी नहीं हुआ, तो ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, क्या क्वेश्चन पूछे थे? तो सर ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने ये नॉलेज पूछा था, तो आपने आंसर कैसे किया? सर मैंने बोला ये ऐसे हुआ था, तो ये गलत है, ऐसे नहीं बात करते, आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको ऐसे बताना पड़ता है। और ये मतलब मुझे उन्होंने बताया कि उनका जो नॉलेज था उसी से पता चलता है कि उन्होंने मुझे बता दिया कि ये गलत है और ये नहीं है। तो ऐसे 15 इंटरव्यू से 11 इंटरव्यू थे, उसमें से ये हुआ कि मतलब पहले 2 में तो आप डर जाते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक हो जाते हो। पहले 2-3 में ऐसा हुआ था। फिर बाद में के 2-3 में कुछ मतलब कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ आंसर गलत हो गया, तो सर के साथ डिस्कशन होता था इंटरव्यू होने के बाद कि ये गलत हो गया, ऐसे नहीं बोलना, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में ऐसे ट्राई करना।
और ये सब प्रोसेस होने के बाद 11वें के बाद 12वें इंटरव्यू में पूरा मतलब जो प्रोसेस है, अच्छा जो नॉलेज राउंड था उसमें जो 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे उसमें से 6 क्वेश्चन मेरे पूरे करेक्ट थे। एक क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम ये था कि जमलिंग वाला क्वेश्चन था, मतलब वहां पर दो फंक्शंस हम यूज कर सकते थे, मैंने एक ही बता दिया, एक बताया नहीं। वो मतलब 50% करेक्ट है करेक्ट था, और जो एक ऑप्शन उसका दूसरा था वो मैंने सिर्फ नहीं बताया। तो उसकी वजह से वो राउंड पूरा क्लियर हो गया। तो मैंने निशान सर को बताया, बोला हाँ ऐसे आंसर करते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इतने क्वेश्चन से हो जाएगा। और दूसरी दिन मुझे अगले राउंड के लिए मेल आ गया कि ये ऐसा ऐसा राउंड है, आपको यहाँ पर अटेंड करना है, मतलब वर्चुअल ही थे सब राउंड। तो मैंने वो निशान सर को बताया कि ऐसा मेरा हो गया करके, ये राउंड क्लियर हो गया। तो बोले ये राउंड क्लियर हो गया तो आगे के राउंड पूरे मतलब सिंपल रहते हैं। उसके बाद सारे राउंड क्लियर होने के बाद जो लास्ट राउंड था एचआर का निगोशिएशन वाला, तो भी हमारी जैसे पहले बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि हम इतना सैलरी दे सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो बजट मतलब जो आपकी पोस्टिंग थी वहां पर इतना इतना बजट था, तो मुझे आप इतना कम क्यों ऑफर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा आपका गैप है, फिर आपको ये है। मैंने कहा कि अगर मेरा गैप है मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा गैप है, मेरा नॉलेज तो कम नहीं है, मतलब आपके जो इंटरव्यू राउंड में उसमें तो मैंने कोई फंबल नहीं किया, वो पूरा नॉलेज मैंने जो भी है मैंने आपको बता दिया। तो मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ कि मैं इतना पैकेज ले सकूं, मतलब मैं आपसे बेयर मिनिमम आस्क कर रही हूँ, अपर लिमिट नहीं आस्क कर रही हूँ, लोअर लिमिट आस्क कर रही हूँ। तो फिर वो बोल रही कि नहीं हमारा इतना ही बजट है, तो ऐसा तो मतलब मैं नहीं हो सकता, मतलब वे बोली कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका बजट नहीं है और आपने डाल दिया पोस्टिंग में। तो मैंने सर से बात की, ऐसे ऐसे वो बोल रहे, तो मुझे कुछ नहीं होता, हो जाएगा ऐसे सर ने बोला। तो मैं होप कर रही थी कि हो जाए, क्योंकि बाकी के 2 कंपनी में उनका तो प्रोसेस पूरा हो गया था, और निगोशिएशन राउंड में वो एक 3L पे पर माने थे और एक 2.5 पे माने थे। तो मैंने उनसे भी सेम बात की थी, लेकिन वो मतलब हट ही नहीं रहे थे इस बात से कि हमारा पैकेज ही नहीं है। तो सर ने बोला कि एक कंपनी में तो हो जाएगा, लेकिन अगर सर ने मुझे कहा कि अगर कम का पैकेज है तो छोड़ दो, दूसरे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ट्राई कर दो। सर ने ऐसे बोल दिया क्योंकि आप तैयार हो चुके हो इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं है कि इसके बाद का इंटरव्यू आपको होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोला ठीक है। तो इससे कितना मोटिवेशन मिला था कि छोड़ दो इसको और भी बेटर मिल जाएगा। तो मैं मतलब हो गई थी मोटिवेट, मैंने ट्राई भी किए 2-3 जगह, लेकिन उतने में इसका ऑफर लेटर आ गया। मैंने बोला घर बैठने से अच्छा है कि शुरू ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही था कि मेरा जो बेस पैकेज था वो बहुत ही कम था। हाँ, तो कंपनी का ये था मानना कि हम लास्ट सैलरी पे 20-30 हाइक देते हैं, तो 20-30 हाइक देने के बाद भी नहीं हो सकता। तो माने तो इन्फोसिस वाले हैं, तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैंने फिर निशान सर से बात की कि ऐसा ऐसा है, और 2 कंपनी में इंटरव्यू जो दिए थे उनका भी यही कहना था कि हम आपको मैक्स टू मैक्स 3L पे दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा जो हायर पैकेज है वही एक्सेप्ट करो। तो मैंने वही किया। वेरी गुड, वेरी गुड। इट मीन्स 15 इंटरव्यू में रिजेक्शन, मतलब 15 इंटरव्यू टोटल दिया, 11 इंटरव्यू ऑलमोस्ट रिजेक्शंस, उसके बाद भी तुमने अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखा, यस मुझे जाना ही है, नो ऑप्शंस, ठीक है, और उसको फॉलो करते करते ऑब्वियसली निशान सर ने बहुत अच्छा गाइडेंस भी प्रोवाइड किया, लेटर ऑन आज जाके आप आईटी में हो, राइट ना। सो इट्स लाइक ए ह्यूज जर्नी, राइट ना, कि 15 इंटरव्यू आप दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि हो जाएगा, चलो नहीं हो रहा है, फिर भी एक बच्चा था आई बिलीव सर रिसेंटली 22 इंटरव्यू फेस किया था, एक बच्चा था 29 इंटरव्यू फेस किया, लेकिन अल्टीमेटली उसने क्रैक किया। सो ये जो डिस्परेशन होता है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड द माइंडसेट, दैट इज कॉल्ड द सक्सेस स्टोरी, कि आपको माइंडसेट कैसे होना चाहिए तब जाके ये चीज आता है। बेटा बिना मेहनत में तो कुछ भी नहीं मिलता, ये हमें भी बताया, राइट ना। सो अगर आपने मेहनत किया तो रिजल्ट ऑब्वियसली है, राइट। सो थैंक यू सो मच प्रीति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बेटा। ये जो जो कन्वर्सेशन हुआ इसमें आई बिलीव हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जो लोग सोच रहे हैं
नॉन आईटी से आईटी में जाना है, सोच रहा है कि ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है नहीं, ऐसा तो नहीं कि इंस्टीट्यूट में पैसा दे दिया है उसके बाद इंस्टीट्यूट गायब हो गया। ये जो ट्रस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है नॉर्मली, डर लगता है कि हम लोग एक कदम आगे बढ़ के आईटी में जाए या ना जाए, इसके ये जो डर है, आई बिलीव से ये जो इंटरेक्शंस हुआ है, इस इंटरेक्शंस के बाद ये डर तो नहीं आना चाहिए, राइट ना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रीति टू बी हियर एंड यू हैव शेयर्ड योर नाइस जर्नी विद ऑल ऑफ अस, एंड आई बिलीव हमारा ऑडियंस को मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कॉर्पोरेट करियर रिलेटेड, करियर की ग्रोथ रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो और साथ में अपनी दोस्त के साथ शेयर जरूर करो।